प्रधानमंत्री की का स्वागत हुआ, वो भी एक बड़ा संदेश है। तो इस तरह की बातें अभी चलनी शुरू हो गई थी और लग रहा था और बार-बार चूंकि प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते रहे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो लोगों में ये चलने लगा, ये कयास लगाए जाने लगे कि मुमकिन है कि प्रधानमंत्री कोई बड़ा फैसला लेंगे और वो फैसला अपने पड़ोसी देशों को लेकर हो सकता है। हो सकता है कि बलूचिस्तान पर कोई निर्णय हो सकता है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर कोई निर्णय हो सकता है बांग्लादेश पर कोई निर्णय हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश में स्थिति ठीक नहीं है और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बार-बार वहां शेख हसीना को गिरफ्तार करने के लिए सारे तिकड़म लगाए जा रहे हैं और अमेरिका का की जो भूमिका रही है भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसके बाद भारत की खुफिया एजेंसी चाक चौबंद थी और उनको लग रहा था कि एक तरफ पाकिस्तान से घेरा जा सकता है भारत को और दूसरी तरफ बांग्लादेश से भी कुछ उत्पात मचाया जा सकता है। तो भारत की खुफिया एजेंसी सतर्क थी, भारत सरकार सतर्क थी और भारत सरकार इसलिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही थी और इसी तैयारी को देखते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर में 20,000 आरपीएफ के जवानों की तैनाती हुई है और बॉर्डर पर भी कुछ एक्टिविटीज बढ़ गई थी। लगातार जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इस दौरान एक खबर आई कि उमर अब्दुल्ला, आपको याद होगा कि वो आजादी की एक तारीख होती है जिस दिन उनके दादाजी वो वहां पे झंडा फहराने की बात कर रहे थे, वहां पर उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, वो उमर अब्दुल्ला को नजरबंद किया गया और बड़े पैमाने पर यह चर्चा होने लगी कि उमर अब्दुल्ला को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। तो यह हो रहा था कि उमर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन वो तो मामूली बात थी। उमर अब्दुल्ला को अगर गिरफ्तार करना था होता भारत सरकार को तो फौरन गिरफ्तार कर लेती और उमर अब्दुल्ला कुछ कर भी नहीं पाते। इसके पहले भी जितने सेपरेटिस्ट थे भारत सरकार ने बड़े डंके की चोट पर सबको नजरबंद कर दिया, सबको गिरफ्तार कर लिया और जो कहानियां बनाई जा रही थी कि अगर गिरफ्तारी गिरफ्तारी हुई जम्मू कश्मीर में तो ईंट से ईंट बच जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, ये सब ढाक के तीन पात हुए, कहीं कुछ नहीं हुआ। सारे सेपरेटिस्ट को, चाहे वो गिलानी हो, जिलानी हो, जो भी हो, सबको उन्होंने भारत सरकार ने रास्ते पर ला दिया और कहा कि कुछ नहीं हो सकता है, अपने आप को सुधारो वरना हमारी भाषा के लिए और हमारे एक्शन के लिए तैयार हो। भारत सरकार ने वो एक्शन किया भी। तो पिछले 10-12 दिनों से राजधानी दिल्ली ही नहीं पूरे देश में यह चर्चा हो रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। उसकी आशंका यह भी थी कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर के कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो यह कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी और संघ के बीच में टकराहट है और इस टकराहट को टालने के लिए कुछ बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं, तो शायद ये मामला टल जाए। ये एक शुद्ध राजनीतिक कयासबाजी थी और इसमें दम भी था। यह बात सही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर अभी कोई मतैक्य नहीं हुआ है, ना ही संघ के और बीजेपी के बीच में। संघ और बीजेपी के बीच का मतलब है कि संघ और आजकल बीजेपी का मतलब है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी और संघ के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के कोई फैसला नहीं हुआ है और अगर हो गया होता तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की घोषणा हो जाती, नाम की घोषणा हो जाती और उनका अभी अभिषेक भी हो गया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या बड़ा होने वाला है, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था मित्रों कि एक गैंग है जो बाहरी शक्तियों के साथ मिलकर के मोदी की कुर्सी लेने की प्लानिंग में लगा हुआ है। और इसीलिए जब 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 4078 दिन, जो इंदिरा गांधी का लॉन्गेस्ट सर्विंग डेज था इन द ऑफिस एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनके आंकड़े को जब मोदी ने तोड़ा तो घबराहट हो गई दूसरे गैंग में कि ये कैसे हो सकता है। इतने लंबे समय तक भारत का दूसरा प्रधानमंत्री हो गया और इंदिरा जी के नाम को पीछे छोड़ दिया। तो उस गैंग में बड़ी
अकुलाहट है। अब मोदी न सिर्फ इंदिरा जी को पीछे छोड़े हैं, बल्कि मई 2026 में पंडित नेहरू को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। अब ये सारी बातें हो रही थी कि मोदी कैसे सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, ये बेचैन कर रहा है इन लोगों को। और दूसरा कि जब तक मोदी रहेंगे, ये बीजेपी को जिताने की मशीन बने हुए हैं। ऐसा ये नहीं है कि खाली मोदी ही जिताएंगे, दूसरे नेता की भी हैसियत है, वो भी जिता सकते हैं। लेकिन मोदी तो परफॉर्मर रहे हैं, मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है। थर्ड टर्म में जो सामान्य तौर पर तीसरा टर्म अगर आप कोई भी चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, मेयर का भी चुनाव लड़ने जाएं आप प्रधानी का चुनाव लड़ने जाएं तो आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। तो आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मतलब जनरल इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो ही सकती है। तो थर्ड टर्म के एंटी इनकम्बेंसी, सीवियर एंटी इनकम्बेंसी को भी मोदी ने डाइल्यूट कर दिया। और विपक्ष को आशा थी कि 150 के ऊपर नहीं जाएगा। इंटेलिजेंस की खबरें भी आने लगी थी कि भारतीय जनता पार्टी 150 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। हालांकि बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ जाएंगे, लेकिन विपक्ष वाले वो कह रहे थे, आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु के बाद एक आंकड़ा दिया था 195 का। किसने दिया था? यह आंकड़ा दिया था राहुल गांधी जी ने कि 195 सीट आ रही है। किसकी 195 सीट आ रही है? तो कांग्रेस पार्टी की आ रही है। और अगर अकेले कांग्रेस पार्टी की 195 सीट आ रही है, तो बाकी जो 72 सीट है, 72-75 सीट है, वो तो कहीं से भी हम जुगाड़ कर लेंगे। तो लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष को यह आशा थी कि नरेंद्र मोदी रिपीट नहीं होंगे, और सारी पॉलिटिकल कयासबाजी इस दिशा में संकेत भी दे रहा था, लेकिन नहीं हुआ। मोदी पार्टी की का परफॉर्मेंस थोड़ा घटा जरूर, लेकिन मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और कंफर्टेबल है प्रधानमंत्री। दो लोगों के बैसाखी से चल रहा है, लेकिन कंफर्टेबल है। अब इस कंफर्टेबिलिटी को वो गैंग पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किया, और षड्यंत्र मित्रों ऐसा रचना शुरू किया कि पता लगाया गया कि ऐसी कौन सी कमजोर कड़ी है जिसको अपने पाले में किया जा सकता है, जो इस तरह का कोई खेल किया जा सकता है। तो सबसे पहले, और ये बड़ी साजिश चीज मैंने आपको बताया है कि ये अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल हैं, अरविंद केजरीवाल के पीछे एक अंतरराष्ट्रीय गैंग शामिल है, और जो अरविंद केजरीवाल के शागिर्द हैं महागठबंधन में, उनके पीछे भी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं। उन सब ने एक रणनीति बनाई, कांग्रेस भी उसके एक घटक है। इन लोगों ने रणनीति बना करके पहले धनखड़ को कन्विंस किया, और धनखड़ पिछले कुछ दिनों से सरकार से असहज चल रहे थे। अब ये जो धनखड़ की असहजता थी, ये विपक्ष के लिए तुरूप का पत्ता हो गया।